हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 14 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 13 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया कि आयत की लंबाई यानी कि एल जो है वो वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर का 3/5 है। यहाँ से आर को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी कि एल बटा में आर बराबर में आ गया 3/5। यहाँ से आ गया लंबाई यानी कि आयत की लंबाई आ गया, यहाँ से मान लीजिए 3x है और यहाँ से वृत्त की त्रिज्या 5 यानी कि ये 5x है। और आगे बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वही वर्ग की भुजा है। यहाँ से वर्ग की भुजा यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4900 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 5x का स्क्वायर और यही दिया है मान 4900। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5×25 एक्स स्क्वायर बराबर में 4900। तो दोस्तों कर जाएगा 25 यानी कि 196 वर्ग में कट जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया हमारा 196। यहाँ से अगर स्क्वायर किधर करा जाएंगे तो हो जाएगा वर्ग में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर में सॉरी वर्गमूल में तो हो जाएगा 196। तो 96 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है 14। एक्स का मान आ गया 14। तो आज की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × का 14 यानी कि 42। और वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x यानी कि 5 गुने में 14 बराबर में 70। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आयत की चौड़ाई जो दिया है वो दिया है 20 मीटर, क्योंकि आयत की चौड़ाई दिया है 20 मीटर। तो एरिया निकाल देंगे आयत का, तो आयत का एरिया बराबर में होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से निकल लंबाई वो हो जाएगा 42 × का चौड़ाई 20, तो हो जाएगा 42 दूनी 84 यानी कि 840 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए, बी और सी अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े कहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई थी। दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है, इनकी सबसे दुर्घटना कहाँ पर सबसे कम हुआ है। यहाँ से अगर ए में देखते हैं 2000 में, तो 2000 में अगर देखते हैं ए का, तो 2000 में ए का कितना है, वो है 400। ठीक है, और बी का देखते हैं तो बी का कितना है, यह है 600। और सी का देखते हैं तो सी का है 450। ठीक है, अगर 2005 में देखते हैं तो 2005 में ए का कितना है, वो है 600। बी का इसका है 550 और सी का भी है 550। और 2010 में देखते हैं तो 2010 में जो है ए का वो कितना है, ए का है 500, बी का है 350 और सी का है 650। ठीक है, और 2015 में देखते हैं तो 2015 में कितना है ए का, 2015 में ए का जो है वो है 550, बी का है 300 और सी का है वो है 450। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से टोटल में कितना हो जाएगा, टोटल में अगर ए का देखते हैं तो ए का हो जाएगा 400 प्लस का 600 प्लस का हो जाएगा 500 और प्लस का हो जाएगा 550। ये हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 15 5 20 यानी कि 2050 हो जाएगा ए का। अगर बी का देखते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 600 प्लस का 550 प्लस का 350 और प्लस का हो जाएगा 300। यहाँ पर हो जाएगा
6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 और 1 1800। और सी का देखते हैं तो सी का है 450 प्लस का 550 प्लस का 650 और प्लस का है 450। ये हो जाएगा 4 5 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21। इनकी इसका हो जाएगा 2100। इनकी सबसे कम जो दुर्घटना हुआ है वो हुआ है बी में, क्योंकि यहाँ पर है 1800। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग के भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है। इनके यहाँ से परसेंट कितना दिया है, प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 10%। इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 10/100, तो हो जाएगा 1/10। तो मान लेते हैं कि पहले जो वर्ग की भुजा थी वह थी 10, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर, इनकी हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100। और वृद्धि हुआ है 10% की, इनकी 10 से 1 ज्यादा हुआ है, तो वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है इसका भुजा हो जा रहा है 11। इसके एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर, इनकी हो जाएगा 121। तो कितना की वृद्धि हो रहा है, यह हो रहा है क्षेत्रफल में 21 की वृद्धि, और किस से तो 100 से हो रहा है, और गुणे में हो जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से आ जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि वो हो जाएगा 21% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों यहाँ से पूछा कि छोटी से छोटी संख्या, वो भी 6 अंकों की। यहाँ से पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 और 5 को 0, ठीक है। और यहाँ से पूछा गया कि 4 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ से 4 8 12 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2 से, कि 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और ये 8 दूनी 16। फिर जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। फिर जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 1 1 3 और ये 2, कैसे एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 किया 48। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा वो आ जाएगा 48। इसके पूर्णतः विभक्त को देखिए, अगर 48 को अगर हम 10,000 को भाग देंगे तो हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 10,000, तो हो जाएगा 48 दूनी 96। यहाँ से आ जाएगा ये 4 यानी कि 40, यहाँ पर एक तो 0 बैठेगा, यहाँ से आ जाएगा 400। तो दोस्तों कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में, ये हो जाएगा 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 4 32, 32 और 6 38 यानी कि 384। यहाँ से कितना सिंपल बच जाएगा, ये बच जाएगा 10 में से अगर 4 जाएगा तो ये 6 और ये 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि यहाँ से बच जाएगा ये है 16। यानी कि यहाँ से आ गया हमारा छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की, वो हो जाएगा जो 4 8 12 और 16 से विभक्त है, वो हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा प्लस का 48 है और माइनस को यहाँ से 16, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10,000 प्लस के 48 में 16 जाएगा यानी कि 32, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10,032। वो संख्या जो है वो 4 8 12 और 16 से विभक्त है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 तथा 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न बचे। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो पहले हम निकालेंगे 6 12 16 का एलसीएम, 6 12 और 16 का एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 48। यहाँ से पूछा कि 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्या, 400 से लेकर 600 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 48 से विभाजित है। तो 400 के बाद कौन सी संख्या जो 48 से विभाजित है, वो जो पहली संख्या है वो है 432। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद जो है 48 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 तो 50, 50 से 30 80, इनके दूसरे का है 480। फिर तीसरे का देखते हैं, तो तीसरे का अगर 48 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 और 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 और 1 5 इनकी 528 है। फिर 48 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 2 6 और 1
7 और ये 5 की 576। उसके बाद 48 जोड़ेंगे तो ये 6 सके पार हो जाएगा। इनकी यहीं तक हमको सीमित करना पड़ेगा। तो इन सभी संख्याओं का योग पूछा है तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा जो 8 6 14, 14 और 2 16 के 6 हासिल 1, 8 2 10, 10 7 18, 18 और 3 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 4 20, यानी कि 2016 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कोण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है तो मान लेते कि एबीसीडी, अब एबीसी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें बी समकोण है। इसमें किसका दिया है, इसके कोण की लंबाई वह दिया है 26 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 5, 12 और 13। यहाँ से दिया है कोण कितना 26, इनकी बड़ी भुजा दिया है 26। तो दोगुना करेंगे इसको तो हो जाएगा 13 दूनी 26, इसको भी दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और इसको भी गुना करेंगे 2 गुना तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से आ जाएगा लंब आ जाएगा 10 और आधार आ जाएगा 24। और इन सभी के अगर जोड़ कर देखते हैं तो हमको 60 आना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है वो दिया है 60। तो ये 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 60, यानी कि यही हमारा ट्रिपलेट बैठेगा यहाँ पर। ऐसे पूछा क्या है, पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कि एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने आधार यानी कि बीसी इंटू का ऊंचाई यानी कि AB। ठीक है, यहाँ से 1/2 बीसी कितना है 24 है और AB वो है 10। यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि cos x बराबर -1/2 और तो 4 tan स्क्वायर x माइनस का 3 cos स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ दिया है कि cos x बराबर में -1/2, देखिए cos x बराबर में दिया है -1/2। हम लिख सकते हैं cos x बराबर में ये -1/2 होता है cos का मान में, वो होता है cos 240 डिग्री का मान। तो क्या हम लिख सकते हैं cos 240 डिग्री, यहाँ से cos ले cos कैंसिल आउट, यहाँ से x का मान आ गया वो आ गया 240 डिग्री। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है कि 4 tan स्क्वायर x और माइनस का 3 cosec स्क्वायर x। तो दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे 4 tan स्क्वायर x, यानी कि 240 को लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 180 प्लस का 60। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 cosec स्क्वायर x, यानी कि यहाँ से कितना है 240 डिग्री है। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 60 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से होता है tan 180 प्लस का थीटा बराबर में होता है tan थीटा और cosec 180 प्लस का थीटा बराबर में होता है माइनस का cosec थीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 tan स्क्वायर 180 प्लस का थीटा यानी कि 60 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री और ये माइनस का 3 और ये cosec यानी cosec 180 प्लस थीटा बराबर में होता है माइनस cosec थीटा। यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का ये cosec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू का √3 का स्क्वायर और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 3 इंटू cosec स्क्वायर 60 डिग्री, इनकी cos 60 डिग्री का मान होता है 2/में √3। इनके यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2/में √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और चढ़ती है 12 माइनस का हो जाएगा 3 इंटू का 2 का स्क्वायर 4 और बटे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, इनके 12 माइनस का 4 बराबर में आ जाएगा हमारे यहाँ से 8। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है
यहाँ से कितना निकलना है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य। जैसे प्रति किलो गेहूं का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा कमी या वृद्धि, और बॉटम में हो जाएगा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, और इंटू का हो जाएगा ये रुपए प्रति एन की बाटा में मात्रा। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, कमी या वृद्धि, यहाँ से कमी दिया है 25% की कमी के कारण, इनकी 25% की कमी कर रहा है, और बटे में 100 माइनस का 25 यानी कि यहाँ हो जाएगा 75, और कितना रुपये में कितना खरीद रहा है, वो खरीदा 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, क्या हो जाएगा 600 बटा में हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 25 तिहाई 75, और ये 5 तिहाई 15, और ये 15 चौके 60, क्योंकि उसका प्रति किलो मूल्य आ गया 40 रुपया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकोण 16 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि एक तो समचतुर्भुज है, ये हमारा मान लेते कि ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सब भुजा इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो सबसे विकर्ण बड़े विकर्ण की लंबाई जो दिया है वह दिया है कितना, वह दिया है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से दो से विकर्ण हो जाएगा, ये पूरा जब हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आधा, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण काटता है वो 90 डिग्री पर काटता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से इसका मान जो दिया है वो आ गया है 8 है। ठीक है, यहाँ से हमको याद करना है, ये वो मान लेते हैं, ओ बी याद कर लेते हैं, तो ओ बी बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस का जाएगा 8 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, ये अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट का 36, यानी कि इसका वर्गमूल आ जाएगा 6, तो ये आ गया हमारा 6, जब ये आधा गया 6, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 6 12। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे एरिया समचतुर्भुज ABCD, ये होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण का आधा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुने D1, तो D1 कितना है, वो है 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 इंटू का D2 कितना निकाल दिया, ये निकाल दिया 6 6 12, ये कर जाएगा 6 12 में आ जाएगा 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 48 रुपये में हाथ में लेते हैं, वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी। क्योंकि ए कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में, ए कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में, और बी कर रहा है उसी काम को 15 दिनों में, और ये सी की सहायता से काम को खत्म कर देते हैं 5 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर दे रहे हैं 5 दिन में, तो इन सभी का टोटल कार्य निकाल देंगे, तो टोटल कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, तो ए की क्षमता आ जाएगा 3 और बी की क्षमता आ जाएगा 2 और इन तीनों की क्षमता आ जाएगा 6, जिसमें कि ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा, सी की क्षमता हो जाएगा 1, क्योंकि 3 को क्षमता है 6। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आ गया ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात वो आ गया 3:2:1, और जो राशि का बंटवारा होगा वो उनके दिन पर नहीं बल्कि उनके कार्य की क्षमता के आधार पर राशि का बंटवारा होगा। तो कितना राशि लिया है, वो लिया है 4800 रुपया, यानी कि इन सभी का जो कितना हो जाएगा, ये अनुपात का, ये अनुपात में राशि का जो है वो 3 2 5 और 1 6, और इसी 6 का मान जो दिया है वो दिया है 4800 रुपया। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 8 छक्के 4800। ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा। तब पूछा है कि सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, सी की क्षमता कितना है 1 है, तो उसका धनराशि कितना हो जाएगा, उसका धनराशि हो जाएगा 800 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको बनाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन अगर हम बी को रखते हैं, ऑप्शन बी में है 40, क्योंकि ट्रेन की चाल अगर मानते हैं कि वो 40 है और कितना बढ़ा के करना पड़ रहा है
10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि ये हो जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको समय जो लगता है वो 2 घंटा कम समय लगता है 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में। क्या होता है, दूरी बराबर में, यानी कि 400 बराबर में हो जाएगा, वो आ जाएगा दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि 40 इंटू का 50 और बाटा में दोनों चालों का अंतर, यानी कि 10 इंटू का टोटल टाइम, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, लग रहा है उसको 2 घंटा का कम। यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट, और ये 5 के बीच 200 और 200 गुने 2 यानी कि 400, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 400 बराबर में 400, यानी कि LHS बराबर में आ गया RHS, यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 82 और ए बी बराबर में 9 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र जो होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का होता है ए बी, जिसने कि दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 82 और ए बी के जो मान दिया है वो दिया है 9। हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वो ज्ञात करना पड़ेगा ए प्लस बी। यहाँ से अगर हम करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान वो है 82, यानी कि 82 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू का ए बी का मान वो है 9। यहाँ से आ जाएगा 82 प्लस का 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 100। यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आ गया 100। यहाँ से ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, क्योंकि ए प्लस बी का मान आ गया 10। ठीक है, यहाँ से मान बढ़ देंगे कि ए प्लस बी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान वो है 82, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी यानी कि 9। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 इंटू का ये 82 से 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 730, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आ गया 730, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए। 17 गुने 8 माइनस का 6 प्लस का बड़ा कोष्ठ फिर छोटा कोष्ठ 27 माइनस 30 भागा का 6 माइनस 4 है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 17 गुने 8 माइनस का 6 प्लस का बड़ा कोष्ठ फिर छोटा कोष्ठ है 27 माइनस का 3 भागा का है 6 माइनस का 4, और यहाँ से बड़ा कोष्ठ बंद। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 17 8 है कि 8 से 56 का 6 हासिल 5 8 5 13, 36 माइनस का 6 प्लस का ये हो जाएगा 27 में से 3 जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 24, और भागा में है 6 तो बट्टे में हो जाएगा 6, तो ये कर जाएगा 4 बार में, 4 माइनस का 4 बराबर में 0, तो इस टोटल का मान आ गया 0। यहाँ से हो जाएगा प्लस का 0, तो ये हो जाएगा 136 में से 6 जाएगा, यानी कि 130, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 के पावर 71 प्लस का 3 के पावर 72 प्लस का 3 के पावर 73 प्लस का 3 के पावर 74 प्लस का 3 के पावर 75 से विभाजित किससे, इनकी ये संख्या जो है वो किससे विभाजित है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 3 के पावर 71 3 के पावर 71 प्लस का दिया 3 के पावर 72 प्लस का 3 के पावर 73 प्लस का 3 के पावर 74 और प्लस का दिया है 3 के पावर 75, तो किससे विभाजित है। तो दोस्तों इसे यहाँ से अगर हम 3 के पावर 71 कॉमन ले लेते हैं, 3 के पावर 71 यहाँ से कितना बचेगा, ये बच जाएगा 1 प्लस का यहाँ से कितना बच जाएगा, 3 के पावर 71 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3 के पावर 1, यहाँ से होगा 3 के पावर 1 प्लस का यहाँ बचेगा 3 के पावर 2 प्लस का 3 के पावर 3 और प्लस का 3 के पावर 4। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करते करते आगे है, यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 71 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 के पावर 1 यानी कि 3 प्लस का 3 के स्क्वायर यानी कि 9 प्लस का 3 के की 27 प्लस का 3 के 4 यानी कि हो जाएगा 81। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 के पावर 71 और ये हो जाएगा इंटू का ये 1 7 8 8 9 17 17 3 20 20 और 1 21 के 1 हासिल 2 10 2 12 यानी कि 121। 121 किसका मल्टीपल है, यह है 11 गुने 11 की 11 का स्क्वायर होता है 121, ये जो पूरी संख्या है वो कट जाएंगी 11 से,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए। 46 प्लस 3 बट्टे में 4 गुने 32 माइनस का 6 और पूरे के बट्टे में 37 माइनस 3 बट्टे में 4 इंटू का 34 माइनस का 6। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 46 प्लस का 3 बट्टे में 4 और इंटू का दिया है 32 और माइनस का 6 और पूरे के बट्टे का दिया है 37 माइनस का 3 बट्टे में 4 इंटू का 34 माइनस का 6। ठीक है, तो ये कर देगा 4 8 32 और ये हो जाएगा 8 3 के 24 और ये हो जाएगा माइनस का 6 ये प्लस का 46 और ये हो जाएगा 34 में से 6 जाएगा ये हो जाएगा 28 और ये कर देगा 7 चौक 28 ये हो जाएगा 70 21। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 46 प्लस का 24 माइनस का 6 और बट्टे में ये हो जाएगा 34 माइनस का 21। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 46 में से 6 जाएगा यानी कि 40 40 से 20 60 60 अच्छा 64 यानी कि 64 बट्टे में ये हो जाएगा 37 में से 21 जाएगा ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 16 ये कर जाएगा 4 बार में, इसका पूरा मान आ गया 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रमेश शर्मा 5% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। रमेश जो है वो 8,000 रुपया लेता है उधार, इनकी इसके लिए पी है 8,000 रुपया और कितने रेट पर लेता है, यह लेता है 5% की रेट पर और कितने टाइम के लिए, ये लेता है 3 वर्ष के लिए। इसका ऐसे निकाल देंगे, इसका ऐसे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा PRT बटा में 100 इनकी 8,000 इंटू का 5 और इंटू का 3 और बटे में हो जाएगा 100। तो डबल जीरो कैंसिल आउट, इनके यहाँ से आ जाएगा 15 और 15 8 120 इनकी इसके लिए ऐसे ही आ गया, वो आ गया 1,200 रुपया। ठीक है, और इसी राशि को इनकी 8,000 रुपये को वो मनोहर को दे देता है 3 वर्ष के लिए लेकिन 7% की वार्षिक दर से। यहाँ से हो जाएगा मनोहर के लिए पी वो हो जाएगा 8,000, रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 7% और टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इससे कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, ऐसे ही बराबर इसका हो जाएगा 8,000 इंटू का 7 इंटू का 3 और बटे में हो जाएगा 100। तो डबल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 70 21 21 8 ये होता है 168 यानी कि 168 और एक तो है 0 यानी कि 1,680 रुपया। उसको कितने का लाभ हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है इनको वो ले रहा है 800 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, जिसके लिए उसको साधारण ब्याज देना पड़ रहा है 1,200 रुपया। लेकिन यही राशि को जो ले रहा है रमेश शर्मा तो 8,000 रुपये दे देता है मनोहर को लेकिन 7% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो उसको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1,680 रुपया और देना कितना है 1,200 रुपया। तो उसको लाभ जो प्राप्त होगा वो होगा 1,680 माइनस का 1,200 यानी कि उसको लाभ प्राप्त होगा 480 रुपया का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर काम करता है, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा ए और यहाँ से हो जाएगा बी, इनकी इफिशियंसी की क्षमता कितना है, यह है बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। इनकी बी जब करता है 1 तो ए जो करता है वो करता है 5, इनकी क्षमता जो है वो 5 अनुपात 1 है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 1 अनुपात का हो जाएगा 5। और फिर क्या बोला है कि बी की तुलना में 60 दिन कम लेते हैं, इन दोनों के टाइम का अंतर जो दिया है वो दिया है 60। तो हमारे उसमें कितना हो जाएगा अनुपात में, वो हो जाएगा 5 और 1 का अंतर 4 का मान दिया है 60, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 15। तो ए का टाइम कितना लगेगा, ए को टाइम लगेगा 15 और बी को टाइम लगेगा 75 दिन। ठीक है, यहाँ से आ गया इसका टाइम का अंतर यानी कि ए करेगा 15 दिन में और बी जो करेगा वो करेगा 75 दिन में। तो इन दोनों का टोटल कार्य निकाल देंगे तो टोटल कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। तो ए की क्षमता आ जाएगा 5 और बी की क्षमता आ जाएगा 1 और दोनों साथ मिलकर करेंगे, ये करेंगे 6 बराबर में 75 की 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं साथ मिलकर करना है उसको 75 यूनिट, जैसे 1 बराबर हो जाएगा 75 बटा में 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 25 तिहाई 75 के से आ जाएगा 12.5 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि कोण PAB बराबर 55 डिग्री है तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि कोई वृत्त है और P से स्पर्श रेखाएं PA और PB O केंद्र पर खींची जाती है। क्योंकि यहाँ से हमारा एक वृत्त और ये हो गया हमारा एक बाह्य बिंदु P और इसे स्पर्श रेखा खींची जा रही है, वो खींचा जी P है और ये PB। ये हो गया PA और ये हो गया PB, ठीक है। और ये मान लेते कि ये हमारा केंद्र हो गया O, जिसमें कि दिया है कोण PAB बराबर में 55 डिग्री, क्योंकि कोण PAB बराबर में दिया है 55 डिग्री। ये वाला जो कोण दिया है वो दिया है 55 डिग्री। और यहाँ से दोस्तों इसको मिलाते हैं अगर केंद्र से, तो ये हो जाएगा त्रिज्या की OA हो जाएगा त्रिज्या और OB हो जाएगा त्रिज्या, कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये भी कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये जो पूरा कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। यहाँ से हो जाएगा कोण OAP बराबर में 90 डिग्री, जिसमें कि कोण PAB का जो मान दिया है वो दिया है 55 डिग्री। तो कोण OAB का मान कितना आ जाएगा? कोण OAB का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस, क्योंकि टोटल में से अगर हम 55 को घटा देंगे तो आ जाएगा कोण OAB का मान। जैसे 90 माइनस का 55, 55 5 60 और 30, 90 की 35 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से जब आ गया 35 डिग्री कोण AAB का मान, इनके यहाँ से ये आ गया 35 डिग्री, ये भी हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। और दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण OAB और प्लस का कोण OBA और प्लस का कोण हो जाएगा AOB बराबर में 180 डिग्री, जिसमें कि इन दोनों का मान हो जाएगा 35 35, यहाँ से हो जाएगा 35 डिग्री प्लस का 35 डिग्री और प्लस का कोण AOB बराबर में 180 डिग्री। तो ये 35 35 70 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इनके यहाँ से हो जाएगा कोण AOB बराबर में वो हो जाएगा 110 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपया है। उसने एक वस्तु पर 10% का लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेची। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक वस्तु पर उसको 10% का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि पहले दिया है प्रॉफिट, वो दिया है 10% का। जैसे परसेंट को मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 10 बट्टा में 100, तो हो जाएगा 1 बट्टा में 10। जैसे मान लेते कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 10 रुपया, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 10 से 1 ज्यादा, यानी कि 11 रुपया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो P2 दिया, इनके दूसरे पर लाभ कितना प्राप्त हो रहा है? उसको प्राप्त हो रहा है 5% का, ठीक है। इसको अगर प्रतिशत से मुक्त करेंगे ये हो जाएगा 5 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 20। ऐसे मान लेंगे दूसरे वस्तु के लिए उसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के लिए उसका हो जाएगा 20 से 1 ज्यादा, यानी कि 21, जिसमें कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 3000 रुपया, क्योंकि 10 का मान जो दिया है वो दिया है 3000 रुपया। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 300, तो ऐसे यहाँ से आ गया पहले वस्तु का क्रय मूल्य वो आ गया 3000, और इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 11 या 33 की 3300 रुपया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि 20 बराबर में हो जाएगा 3000, तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट, और ये 150। यहाँ से आगे दूसरे वस्तु के लिए क्रय मूल्य वो आ गया 3000, और इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, 15 के 5 हासिल 1, 15 30 और 1 3150। तो दोनों वस्तु के लिए इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा टोटल इसका क्रय मूल्य वह हो जाएगा टोटल CP वो हो जाएगा 3000 प्लस का 3000, उसके लिए हो जा रहा है टोटल क्रय मूल्य 6000 रुपया। और टोटल विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3300 प्लस का 3150, ये हो जाएगा 6450, ठीक है। क्योंकि कोई वस्तु खरीद रहा है 6000 में, अब बेच रहा है 6450, उसको कितना लाभ हो रहा है? उसको जो लाभ हो रहा है
वो हो रहा है 450 रुपये का, और किससे लाभ हो रहा है तो वो हो रहा है 6000 से, और गुने में हो जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 और ये 15 चौके 60। ठीक है, और ये एक दूसरे की कैंसिल आउट, और ये एक दूसरे की ये भी कैंसिल आउट, और यहाँ से जाएगा 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, इनकी 15/2, इनकी प्रॉफिट परसेंट बराबर में आ गया 15/2 यानी कि 7.5%। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट का 2116 इंटू का अंडर रूट का 48 भागा में एक्स का मान जो दिया है वो 92 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 2116 इंटू का अंडर रूट का 48 और भागा में दिया है एक्स और इसका मान दिया है 92। तो दोनों तरफ अगर हम वर्क करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट का 2116 इंटू का अंडर रूट का 48 भागा में एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 92 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इनके आसमान आ जाएगा 2116 इंटू का अंडर रूट का 48 भागा में एक्स, और ये बराबर में हो जाएगा 92 इंटू का 92। ये दोस्तों कर देगा ये सब 4 बार में, इनके आसमान आ जाएगा अंडर रूट का 48 भागा का एक्स बराबर में 4। ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 48 भागा का एक्स और बराबर में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इनके 48 भागा में एक्स बराबर में हो जाएगा 4 चौके 16, एक आ जाएगा 16 तिया 48, इनके यहाँ से एक्स का मान आ गया वो आ गया 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि एक संख्या का वर्गमूल 7 है, यहाँ से एक संख्या यानी कि एक संख्या का जो वर्गमूल है वह है 7। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा संख्या, ये वर्गमूल में है 7, लेकिन संख्या जो हो जाएगा वो जाएगा 7 का स्क्वायर इनकी 49। ठीक है, ये पहला संख्या आ गया 49, इनकी 49, और दो संख्या के वर्गों का योग जो दिया है वो दिया 2437, इनकी यहाँ से हो जाएगा पहले संख्या का स्क्वायर प्लस का दूसरी संख्या को मान लेते हैं कि वह एक्स है, यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2437। यहाँ से 49 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से निकाल लेंगे 49 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 981 की 1 हासिल 8 बच्चों के 36 और 36 दूनी 72, 72 और 8 80 के 0 हासिल 8 चौचौ के 16 और 8 24, इनके 2401 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 2401 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में 2437। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2401 को लेकर जाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, इनके 2437 माइनस का 2401, यहाँ से आ जाएगा 36, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया 36, एक्स बराबर में हो जाएगा अंडर को 36 यानी कि एक्स बराबर में 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसा बोला है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाजित हो। कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 पर 4 ठो 0 यानी कि 10,000 हो जाएगा, और ये जो संख्या होनी चाहिए 472 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसको अगर भाग देंगे 472 से तो ये हो जाएगा 472 इंटू का 10,000, ये कट जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 के 944, यहाँ से आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 9 में से 9 जाएगा कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 0। ये जाएगा दोस्तों एक बार में, यहाँ से जाएगा 472, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, ये 5 15 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 4 में से 4 जाएगा कैंसिल आउट की 88 से 16 बच गया। कि वो संख्या जो हो जाएगा वो संख्या वो हो जाएगा 10,000 प्लस का ये कितना है 472 और कितना सेशन बचा है वो बचा है 88, इनके माइनस हो जाएगा
88, यहाँ से ये हो जाएगा 10,000 प्लस का 472 में से 88 जाएगा कि 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 3 कि 384, यहाँ से हमारा आ जाएगा 10,384। 10,384 ऐसी जो संख्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 472 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 प्लस का x के पावर -4 बराबर में 1154 है तो x प्लस x के पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि x के पावर 4 प्लस का x के पावर -4 और इसका मान जो दिया वो दिया है 1154। हमसे पूछा गया है कि x प्लस x के पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस का x के इन्वर्स है, इनकी यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा में x के पावर 4 और इसका मान जो दिया है वो दिया 1154। तो दोस्तों हम जानते हैं कि x प्लस 1 बटा में x बराबर में यदि ये दिया रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 का मान वो हो जाएगा a² - 2 का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1154 के। तो हम लिख सकते हैं a² - का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 बराबर में 1154। 2 को इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि a² - का 2 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1154 प्लस का 2 यानी कि 1156। ठीक है, तो यहाँ से इसको स्क्वायर को लेकर आएंगे इधर तो हो जाएगा वर्गमूल में, यानी कि a² - का 2 बराबर में हो जाएगा √ का 1156। 1156 का वर्गमूल कितना होता है? यह जो होता है यह होता है 34 का वर्गमूल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a² - का 2 बराबर में 34। यहाँ से a² बराबर हम लिख सकते हैं कि 2 की इधर का जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का यानी कि 36। यहाँ से a बराबर में आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से कितना x प्लस 1 बटा में x बराबर में a है और हमसे पूछा गया कि x प्लस 1 बटा में x यानी कि x प्लस 1 बटा में x का मान पूछा है। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बटा में x का मान वो हो जाएगा 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 6 इंटू का सेक का स्क्वायर 59 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस का 2 बटा में 3 साइन 90 डिग्री और माइनस का 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू का y tan स्क्वायर 34 डिग्री बराबर में y बटा में 3 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 6 इंटू का सेक स्क्वायर 59 डिग्री और माइनस का दिया है कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। ठीक है, और फिर दिया है प्लस का 2 बटा में 3 साइन 90 डिग्री और माइनस का दिया है 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू का y और इंटू का tan स्क्वायर 34 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 56 डिग्री को tan स्क्वायर 90 माइनस का 34। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर 34 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा ये 3 इंटू का cot स्क्वायर 34 डिग्री और ये हो जाएगा इंटू का y और इंटू का tan स्क्वायर 34 डिग्री। तो tan स्क्वायर 34 डिग्री और cot स्क्वायर 34 डिग्री एक होता है, इनके यहाँ से आ जाएगा इसका मान ये हो जाएगा 3 इंटू का y की 3y आ गया। ठीक है, जैसे साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इनके यहाँ से आ जाएगा 2 बटा में 3 इंटू का साइन 90 डिग्री का मान 1 इनकी 1, यहाँ से आ जाएगा 2 बटा में 3, इसका मान आ गया वो आ गया 2 बटा में 3। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इन दोनों के थीटा का मानों का योग जब रहेगा 90 डिग्री इसका मान हो जाएगा 1, यानी इसका पूरा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू का 6, यानी यहाँ से इसका मान हो जाएगा 6। यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 प्लस का 2 बटे में 3 और माइनस का 3y और इसका जो मान दिया है वो दिया है y बटा में 3। जैसे 3 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 36, 18 प्लस के हो जाएगा 2 और माइनस के हो जाएगा 3 के 9y बराबर में y बटा में 3 और बटे में हो जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हमारा आ जाएगा 18 2 20 और ये माइनस 9y को जब लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 9 इनके 20 बराबर में y प्लस का 9y तो हो जाएगा y प्लस का 9 यानी कि 10y। यहाँ से 10 दूनी 20 इनकी y का मान आ गया यहाँ से
2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए बी सी और डी का औसत भार 56 kg है। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 kg है तथा सी और डी का औसत भार 48 kg है तो सी का भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा में 4 का जो मान दिया है वह दिया है 56 kg, क्योंकि औसत बराबर में होता है टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या। ठीक है, यहाँ से टोटल परिणामों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का, इसका हो जाएगा 56 इंटू का ये हो जाएगा 4, क्योंकि भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 4 5 20 और 2 22 में 224। ठीक है, और फिर आगे दिया है कि ए बी और सी का औसत भार 52 kg है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3 का जो मान दिया है वो दिया है 52 kg। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान ये हो जाएगा 52 गुने 3 के 3 दूनी 6 और 3 5 15 156 kg। ठीक है, और फिर आगे दिया कि सी और डी का औसत भार 48 kg है, कि सी प्लस डी बटा में 2 का मान जो दिया है वो दिया है 48 kg। जैसे सी प्लस डी का मान हो जाएगा 48 दूनी 96। ठीक है, यहाँ से ए बी और सी का योग दिया है 56 156, और यहाँ से ए बी सी और डी का योग दिया है 224। यहाँ से ए बी सी और डी में से अगर हम ए बी और सी को घटा लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डी का मान, तो 224 माइनस का 156, यहाँ से आ जाएगा डी का मान हो जाएगा 224 माइनस का 156, ये हो जाएगा 14 में से 6 हो जाएगा 8, और ये 11 11 में से 5 जाएगा 6, यानी कि 68 डिग्री, क्योंकि डी का वजन जो है वो है 68 kg, और यहाँ से सी प्लस डी का मान 96 kg। जैसे हम लिख सकते हैं सी प्लस 68 बराबर में 96, तो सी बराबर में हो जाएगा 96 माइनस का 68, ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 8 में से 6 हो जाएगा 2, यानी कि सी का वजन जो है वो है 28 kg। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप लोग सुधार लीजिएगा, ए बी और सी का औसत भार 5 kg नहीं है बल्कि यह 52 kg है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि रेट बराबर में 11%। ठीक है, और टाइम बराबर कितना दिया है, टाइम बराबर जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष, और सीआई कितना दिया है, सीआई जो दिया है वो दिया है 4642 रुपया। ठीक है, या सम्मान लेते पी जो है उसका मूलधन जो है वो है 10,000 रुपया। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज कि 10 का अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे ये हो जाएगा 1 वर्ष के लिए 10,000 इंटू का रेट 11% इनको टाइम 1 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100, ये डबल से डबल कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 1100। 1 वर्ष का आ जाएगा साधारण ब्याज 1100, फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 1100, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम ही रहता है। और लेकिन 1100 पर जब ब्याज जो लगेगा वो टोटल मिलकर हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। 1100 का अगर निकालेंगे 11%, क्योंकि 1100 का निकालेंगे अगर हम 11%, तो ये हो जाएगा 11 अगर 121, 121। यहाँ से टोटल से कितना आ जाएगा हमारे अनुसार, वो आ जाएगा 11 11 दूनी 2200 प्लस का 121, तो ये हो जाएगा 2321। तो हमारे अनुसार आ गया सीआई, वो आ गया 2321। प्रश्न का उत्तर दिया है सीआई वो दिया 4642, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2321 बराबर में 4642। ये कर जाएगा 2 बार में, लेकिन 1 का मान आ गया 2। जैसे मूलधन कितना माने, वो माने 10,000, मूलधन हो जाएगा 10,000 का 2 गुना यानी कि 20,000। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, कि समान रेट और समान टाइम के लिए 20,000 का ऐसा ही पूछा है। ऐसा निकाल लेंगे कि ऐसा ही बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा 20,000 इंटू का आर 11 इंटू का टाइम 2 और बटे में हो जाएगा 100, ये डबल डबल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, ऐसा ही बराबर में आ जाएगा, वो हो जाएगा 4400। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 47 और 7 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे 4 5 6 और 8 का एलसीएम, क्योंकि 4 5 6 और 8 का एलसीएम
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, ये 5, ये 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, फिर जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 5 3 और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, इनकी यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 120। और कितनी संख्या है, वो 4707 में क्या जोड़ी जानी चाहिए कि 120 से भाग देंगे 4707 में, यहाँ से हो जाएगा 120 भागा में 4707, ये दोस्तों कर जाएगा 1248 12 36, इनकी 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 7 में 6 जाएगा 1 और 4 में 3 जाएगा 1 में 110 और यहाँ से उतरेगा 7। ये दोस्तों कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 9 बार में, ये हो जाएगा 0 और 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 और 1 10, इनकी 1080, ये हो जाएगा 7, 8 में से इनके 10 में से आ जाएगा 2 और ये 0 जिनके ये बच गया यहाँ से 27। तो यहाँ से पूछा क्या है, यहाँ से पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4760 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 120 और माइनस का हो जाएगा ये 27 से बचा है, ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और 11 में से 2 जाएगा, इनकी 9 93 अगर जोड़ देंगे 4707 में से, तो इसका योग जो है वो 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए, 6.25 प्लस के 5 बट्टा में 7 गुना 28 माइनस का 5 और पूरे के बट्टे का 3 बट्टा में 4 गुने 15.8 माइनस के 3.4 प्लस के 5 गुने 2.39। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 6.25 प्लस का 5 बट्टा में 7 इंटू का 28 और माइनस का ये 5 और ये पूरे का बट्टा का दिया है 3 बट्टे में 4 इंटू का 15.8 माइनस का 3.4 और प्लस का 5 गुने 2.39। ठीक है, यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 7 चौक 28 में 4 5 20, 20 में से 5 जाएगा इनकी 15। ठीक है, और यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 15.8 में से 3.4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.4 और ये हो जाएगा प्लस का इनकी 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 15 15 और 4 19 के 9 हासिल 1 5 10 और 1 11 के 11.95। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 एकम 4 3.1। यहाँ से हमारा दोस्तों आ जाएगा कि 6.25 प्लस के 15 इनकी 15 6 21.25 और बट्टे में ये हो जाएगा 3 का 9 और ये इनकी 9.3 प्लस के हो जाएगा 11.95। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 21.25 और बट्टे में हो जाएगा 9.3 और 11.95 यानी कि ये हो जाएगा 21.25। तो ये कट जाएगा 1 1 मिनट, यहाँ से आ गया 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों के अनुपात 4:5 था। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चित किया, तो अब फर्म के पुरुषों और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से अनुपात कितना दिया है, यहाँ से अनुपात जो दिया है वो दिया है पुरुष और महिलाओं का, वो दिया है 4:5। तो ये दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मैं और वुमेन का जो अनुपात है वो है 40:85। आपने सुविधा के अनुसार मान लिए 40:50, क्योंकि यहाँ पर दिया केवल 4:5 दिया है। ठीक है, ऐसे 0 0 कर जाएगा तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। कैसे बोला क्या है, बोला है कि पुरुषों की संख्या में 80%, कि पुरुषों की संख्या में 80% यानी कि 180%। 180% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि इसको करना होगा 72। और महिला सदस्यों में कितना परसेंट की वृद्धि, वो कराए 60% की वृद्धि, क्योंकि यहाँ से करना पड़ेगा 160%। 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 5 80, इनकी इसको कर दे रहा है 80। तो अब इनका अनुपात से इनका अनुपात ज्ञात कर देंगे, ये हो जाएगा 9 8 72 और ये 8 दाम में 80, इनकी नया अनुपात आ गया वो 9:10 आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई तथा एफ का माध्य 36 है, इनकी एवरेज 36 है। यदि बी डी और एफ का माध्य इनकी एवरेज 28 है, तो ए सी तथा ई का माध्य ज्ञात कीजिए, इनकी औसत ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि ए बी सी डी ई और एफ का मान, यानी कि इसका औसत दिया है तो औसत निकाल लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और बटे में हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल परिणामों का जो बटा टोटल परिणामों का संख्या जो होता है वो होता है एवरेज, और इसका जो मान दिया है वो दिया दोस्तों कितना 36। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, ये हो जाएगा 36 इंटू 6, क्योंकि भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, देखिए हो जाएगा 36 के 6 हासिल 3 और 36 18 2 21 के 216। ठीक है, फिर आगे दिया है कि बी डी और एफ का माध्य 28 है, इनकी बी प्लस का डी और प्लस का एफ का जो माध्य दिया है वो दिया है 28, ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो जाएगा 28 दिया 84। ठीक है, इसमें कि ये ए बी सी डी ई एफ का मान आ गया 216 जोग और बी डी एफ का जोग आ गया 84। ऐसे पूछा क्या है, पूछा है कि ए सी तथा ई का माध्य ज्ञात कीजिए, तो ए सी ई का जोग ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ का जोग है 216। अब यहाँ पर है बी प्लस का डी और प्लस का है एफ और इसका जोग है 84, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल आउट, ये माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट, माइनस का एफ प्लस का एफ कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा ए सी और ई, यानी कि ए प्लस सी और प्लस ई, इसका जो हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 11 में से 8 जाएगा 3 और ये 132, इसका औसत निकाल देंगे तो औसत बराबर में हो जाएगा एवरेज, वो हो जाएगा 132 और बट्टे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 3 12 1 4 3 12, यानी कि ए सी और ई का औसत आ गया, इनकी माध्य आ गया 44, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था, यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट मत प्राप्त हुए तो डाले गई कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 2 उम्मीदवार है जिसमें कि उनके प्राप्त मतों का अनुपात जो है वो 2:9 था, क्योंकि 2 उम्मीदवार है ए और बी और इनके मतों का अनुपात 2:9 है, और जीतने वाले उम्मीदवार को जो मत प्राप्त हुआ है वो हुआ है 9,84,321, यानी जीतने वाला उम्मीदवार कौन सा है, वो है बी, क्योंकि बी को ज्यादा मिला है और ए को कम मिला है। ऐसा 9 का मान जो दिया है वह दिया है 9,84,321, जैसे 1 बराबर में हो जाएगा 9 एकम 9, फिर ये 99 81 3 9 तिया 27 6, यानी कि 9 छक्के 54 8 और ये 99 81, यानी कि 1,09,369 जो है तो वो 1 का मान है। तो पूछा क्या है, पूछा कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल कितना है वोट अनुपात में जो है वो 2:9, क्योंकि जीतने वाले को मिला है 9 और हारने वाले को मिला है 2 अनुपात में, तो कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 2 11 बराबर में हो जाएगा 1,09,369 इंटू का 11। तो दोस्तों यहाँ से अगर इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 1 20 30 59, 12,03,059 जो मत है वो टोटल मतों की संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए बी और सी अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्षों 2000 2005 2010 और 2015 में हुई थी। किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना होती है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 2000 में अगर ए को देखते हैं तो 2000 में ए का कितना है, ए का जो है वो है 400 और बी का जो है वो है 600 और सी का देखते हैं तो सी का है 450 और यानी 2005 में अगर देखते हैं तो 2005 में ए का कितना है, 2005 में ए का जो है वो है 600, बी का तो बी का अगर देखते हैं तो इसमें 550 और सी का भी है 550, ठीक है। और 2010 में देखते हैं तो 2010 में ए का कितना है वो है 500, बी का अगर देखते हैं तो बी का जो है वो है 350 और सी का अगर देखते हैं तो सी का जो है वो है 650। और 2015 में देखते हैं ए का तो 2015 में ए का कितना है, यह है 550, बी का कितना है, बी का जो है वो है 300
तो सी का देखते हैं, तो सी का कितना है, यह है 450। तो सभी में अगर ए का देखते हैं तो सभी में ए का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 और 600, 1000, 1000 और 500, 1500, 1500 और 550 यानी कि 2050। और बटे में हो जाएगा 4, ये एवरेज हो जाएगा, ये कर जाएगा 4 5 20 और ये 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20 की 512.5 आ गया ए का एवरेज। और बी का एवरेज निकालते हैं तो बी का जो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 600 और 550 की 1150, 1150 और 350 यानी कि 1100 और 1 1200, 1200 3 1500, 1500 3 1800 यानी कि 1800 बटे में हो जाएगा 4, ये कर जाएगा 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18 और ये 45 दूनी दाम यानी कि 450। ठीक है। और सी का देखते हैं तो सी का जो है सभी में वो है 450 और 550 की 5 4 9 9 और 1 10 की 1000, 1000 और 650 यानी कि 1650, 1650 और 450 16 4 20 20 पर 2100 यानी कि 2100 बटे में हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 5 20 1 और ये 25 चौके 100 यानी कि सी का आ गया एवरेज 525, बी का आ गया 450 और ए का आ गया 512.5। तो पूछा क्या है, पूछा जो है कि किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना होती है। तो सबसे अधिक औसतन संख्या में दुर्घटना जो होती है वो होती है सी में, क्योंकि 525 सी का एवरेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ता है। मेरे पास तो कोई टीम भी नहीं है, जो भी काम करते हैं अकेले करते हैं और आपके लिए करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा मेहनत और हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता हो, अगर अच्छा लगता हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।